बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ये एक हमारा कंटेंट थोड़ा सा इसको हम देख जो हमने आज देखना है वो है बेसिक जो एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स वो क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। बेसिकली एग्रीकल्चर के रिलेटेड, क्योंकि अब आपने जो फील्ड ऑफ स्टडी चूज की है वो एग्रीकल्चर है। आप इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाएं, आप प्राइवेट कंपनीज में चले जाएं, मल्टीनेशनल्स में चले जाएं, जेनरिक्स में चले जाएं, जिस मर्जी इंडस्ट्री में चले जाएं, आपसे क्वेश्चन किस क्रॉप्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ आ रही है? एग्रीकल्चरल की प्रोडक्टिविटी के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो इस किस्म के आपसे यानी कि क्वेश्चंस होंगे। तो जो एग्रोनॉमी के बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे एग्रोनॉमी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली हर चीज उन पे डिपेंड कर रही होती है। बेसिकली जो एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं ओवरऑल वो क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है कि हाँ, आप फॉर एग्जांपल किसी जगह एग्रीकल्चर ऑफिसर आप रिक्रूट हो जाते हैं तो आप उस एरिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। समझ आ रही है? आप फॉर एग्जांपल चने की फसल की अगर औसत कम आ रही है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी स्ट्रॉबेरी की प्रोडक्शन कम है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एग्रोनॉमी के उसके ऊपर कमांड अगर आप हासिल कर लेते हैं तो बेटे उससे क्या होगा कि आप जो भी आपके इंटरव्यूज होंगे इंशाल्लाह उसके अंदर एक्सेल करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। एग्रोनॉमी के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उसे आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हम कोई क्रॉप लगाते हैं सबसे पहले क्या होता है उसकी टिलेज होती है। टिलेज में तमाम कल्चरल प्रैक्टिसेस आ जाएंगी। प्राइमरी टिलेज आ जाएगा, सेकेंडरी टिलेज आ जाएगा, टर्शियरी टिलेज आ जाएगा। टिलेज टिलेज के बाद दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट थी कि अब जमीन में हल चला दिया, दूसरी हमें क्या चीज चाहिए, हमें सीड चाहिए। ठीक है, बीडे सीड अच्छी क्वालिटी का हो, टू टू टाइप हो, ये सीड का मिक्सचर ना हो। ठीक है, वैरायटी टू टू टाइप का मकसद क्या है, फसल सारी एक ही कद की हो, एक ही वक्त में पककर तैयार हो, सारी फसल अच्छी औसत दे। ठीक है, हमने ऐसी वैरायटीज लगानी है कि जो वैरायटीज हमारी लैंड के लिए भी सूटेबल हो। ठीक है, हमारी जो जमीन का फर्टिलिटी स्टेटस है उसके ऊपर अच्छा परफॉर्म करें। अब फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम वेदर चला जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है, उसको भी हमारी जो वैरायटी हम लगा रहे हैं उसको टॉलरेट करें और हमारे एरिया में उसकी डिमांड भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मक्की की बात करें, कॉर्न के अंदर जो ऑरेंज नारंगी रंग का यानी कि दाना होता है, कॉर्न के ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर की जो कॉर्न के ग्रेन्स होते हैं उनका रेट हाई होता है। येलो कलर की कॉर्न मार्केट में सस्ती होती है। पॉइंट क्लियर है? यानी कि बेसिकली हमने ऐसी वैरायटी चूज करनी है कि जो हमारे एरिया में ना सिर्फ अडॉप्टेबल हो, ठीक है, इन टर्म ऑफ सॉइल कंडीशन, इन टर्म ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, इसके साथ साथ उसकी मांग भी हो। अच्छा, इसके बाद क्या है वैरायटी के बाद बेटे बात किसकी आ जाती है। अब आपने टिलेज की, टिलेज के बाद सीड आपका आ गया। ठीक है, सीड के बाद आपने इरिगेशन। तो इरिगेशन के अंदर बेसिकली हम यही देखते हैं कि इरिगेशन के अंदर बेटे आई थिंक आपकी तरफ शायद कोई सिग्नल का इश्यू है। अब मैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही बेटे हूँ तो यूनिवर्सिटी वाला नेट यूज हो रहा है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा बात करें इरिगेशन की, तो बेसिकली हमने प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट करनी है इंटर फॉर यानी कि इरिगेशन पर्पस के लिए। इरिगेशन पर्पस के लिए इरिगेशन क्या है, बेसिकली इरिगेशन को हम डिफाइन करते हैं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। मसनूई तरीके से फसल को पानी लगाना इरिगेशन कहलाता है। उर्दू में बेटे हम इसे आपाशी कहते हैं। नेचुरल वेज कौन सी है, रेनफॉल है। ठीक है, अब हम अपनी क्रॉप को इरिगेट करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या हो, हमें पता हो कि हमने इस फसल को कब पानी लगाना है, व्हेन टू इरिगेट। समझ आ रही है?
ठीक है, हाउ मच टू इरिगेट, कितना पानी लगाना है, ठीक है, इंटरवल कितना हो इरिगेशन का, समझ आ रही। तो यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आ जाती हैं आपकी इरिगेशन स्केड्यूलिंग के अंदर। हमारे जो फसल के खेत के जो खाल हैं, वाटर चैनल्स हैं, वो साफ सुथरे हों, उनके ऊपर जड़ी बूटियां ना हो। पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी ऐसी एरिया में जो पहाड़ी इलाका है, तो वहां जो हमारी वाटरवेज हैं वो ग्रासी हों। ये ना हो कि पानी ज्यादा आए और वो जो वाटरवेज हमने पानी के रास्ते बनाए उनमें इरोजन हो जाए, वो मट्टी के कटाव की वजह से हमारी जो वाटरवेज खराब हो जाए। ठीक है। इसके साथ साथ इसके बाद जो प्रिंसिपल आता है बेसिकली, अब हम चलेंगे थोड़ा सा प्लांट प्रोटेक्शन की तरफ। ठीक है, मैं यानी कि सिंपली आपको बताऊं, पहले टिलेज आ जाएगा, फिर आपका सीड एंड वैरायटी आ जाएगा, दूसरा प्रिंसिपल। इसके बाद आपका प्रिंसिपल आ जाएगा इरिगेशन आ जाएगा, फिर आपका फर्टिलाइजर आ जाएगा, प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। प्लांट्स को 16 न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, अगर इन 16 न्यूट्रिएंट में से कोई एक न्यूट्रिएंट भी जमीन में कम हुआ, प्लांट अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे प्लांट ग्रो तो करेगा मगर उस पर फ्लावर नहीं आएगा। प्लांट पे फ्लावर तो आएगा मगर वो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होगा। प्लांट से फ्रूट तो बन जाएगा मगर वो फ्रूट ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगा, फ्रूट प्रॉपरली मैच्योर फ्रूट नहीं बनेगा। तो उन 16 न्यूट्रिएंट्स के अंदर से हम 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहते हैं, जो हम ज्यादातर हमारे किसान भाई डालते हैं। कुछ अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी हमारी जमीनों में आ गई है, जिसके अंदर जिंक है, जिसके अंदर बोरान है। ठीक है, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम अप्लाई करते हैं। फर्टिलाइजर के बाद कौन सा प्रिंसिपल आएगा? प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स में ना सिर्फ हमने वीड्स को कंट्रोल करना है, बल्कि इंसेक्ट पेस्ट को भी कंट्रोल करना है, डिजीज को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, अब जैसे ये प्रिंसिपल आ गया, टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगर हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं जैसे, तो हमने बैलेंस न्यूट्रिशन देनी है क्रॉप को। ठीक है, ये नहीं सिर्फ यूरिया डाल देनी है। हमारे किसान ये देखते हैं यार खाद की बोरी डालनी है, यूरिया की बोरी डाल दी। ये नहीं करना, क्योंकि यूरिया ने प्लांट को ग्रीन तो कर देना, फार्मर खुश होगा कि मेरी फसल सरसब्ज शादाब हो गई है, मगर वो प्लांट जब ग्रीन होगा तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो पत्ते बढ़ाएगा, अपना कद बढ़ाएगा, मगर जो उसके ऊपर इकोनॉमिकल पार्ट लगता है, जो उसका सीड होता है, वो कम लगेगा, नंबर ऑफ ग्रेन्स कम हो जाएंगे, सीड साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अगर प्लांट न्यूट्रिशन को मैनेज करना है तो सिर्फ फर्टिलाइजर्स पे एहसान नहीं करना, हम ग्रीन मेन्योरिंग कर सकते हैं, हम फार्म यार्ड मेन्योर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को भी हमने यूज कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस ऑफ क्वालिटी सीड और सीड मटेरियल एंड मेंटेनेंस ऑफ रिक्विजिट प्लांट डेंसिटी। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी यानी आपको बता चुका हूँ। अच्छा बेटे, यानी कि फर्टिलाइजर के बाद जैसे मैंने आपको बताया प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स के अंदर हमने यानी कि डिजीजेस को, इंसेक्ट्स को, वीड्स को, इनको मैनेज करना डिफरेंट वेज है। प्रिवेंटिव में वेज हो सकते हैं कि जो हम बीज यूज कर रहे हैं उसमें कोई जड़ी बूटी का बीज ना हो, उसको कोई बीमारी ना लगी हो। जो हम अपनी मशीनरी यूज करते हैं, जो ड्रिल यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर ड्रॉन जो ड्रिल यूज कर रहे हैं, उसके जो टाइन्स हैं उसके ऊपर कोई जड़ी बूटियां ना लगी हो, उसके अंदर कोई और वैरायटी का सीड ऑलरेडी ना पड़ा हो, ताकि जो यानी कि जो हमें जो हमारा स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट है वो अच्छा हो। इसके बाद अडॉप्शन ऑफ सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग यानी कि इंटरकल्चर ऑपरेशंस में आएंगे, वीड्स को यानी कि जैसे मैंने आपको बताया अच्छा सा हमने मैनेज करना है। और एग्रोनॉमी का बेटे जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हमारा 25 to 30% जो हमारा प्रोड्यूस है फार्म से फोर्क तक आते हुए वो जाया हो जाते हैं। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि हमने प्रॉपर टाइम पे अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करना है। ठीक है, प्रॉपर टाइम जो क्रॉप की हार्वेस्टिंग का है उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा टाइम कहते हैं? डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी है। फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी की वो स्टेज होती है जब जो हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी क्रॉप है वो उसके ऊपर ड्राई मैटर पार्टीशनिंग रुक गई है, मजीद उसका वजन नहीं बढ़ेगा, मगर अभी उसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है हार्वेस्ट मेच्योरिटी, जैसे अब गंदम हमारी हार्वेस्ट मेच्योरिटी पे आ चुकी है, उसमें क्या है कि फसल बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, दाना पक के तैयार हो चुका है, उसमें नमी का तनासुब भी कम है, हम उसे उस टाइम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर प्रॉपर तरीके से हमने स्टोर करना है। जो जिस स्टोर में हमने अपनी यानी वीट को या किसी और फूड मटेरियल को स्टोर करना है, उसे प्रॉपर से सील करना है, उसमें रोडेंट्स ना हो, उसके अंदर फ्यूमिगेशन करनी है। जिंक फॉस्फाइड की गोलियां मिलती हैं जैसे आजकल हम गंदों में भी रखते हैं, तो वो
गोलियां रख देनी है, उनसे गैस बनती है। उस गैस से क्या होता है कि जो स्टोर ग्रेन पेस्ट होते हैं, ये सुसरी वगैरह जो लग जाती है, उनके एग्स वगैरह वो किल आउट हो जाते हैं उस गैस से। और इसके साथ साथ ये जो रोडेंट्स वगैरह हैं ये भी कंट्रोल हो जाते हैं। मगर ये ख्याल रखना है कि जो आपका गोडाउन है, में जो आपका स्टोरेज टैंक है वो प्रॉपरली सील्ड हो। तो बेटे बेसिकली आज हमने यानी कि प्रिंसिपल कवर किए हैं एग्रोनॉमी के। तो पहला हमने कौन सा किया, टिलेज। टिलेज के बाद कौन सा, यानी टिलेज कल्चरल प्रैक्टिसेस कह लें। दूसरा सीड एंड वैरायटी, तीसरा इरिगेशन, चौथा फर्टिलाइजर। उसके बाद जो मेन प्रिंसिपल है पांचवा प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आपने याद कर लेने। आज जो कुछ पढ़ा है इस हवाले से बेटे, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं बेटे। आज आपकी अटेंडेंस यही वाली काउंट होगी मूडल पे। आई थिंक आज अटेंडेंस लग रही है आप लोगों की। जी सर, पहले तो लग रही थी सर, आज आपने काउंट से नहीं किया। नहीं, आज ही लग रही सर। आज नहीं लग रही? नहीं लग रही यस सर, आज वेबसाइट आज आपका पहला लेक्चर है सर। अच्छा, वेबसाइट ब्लॉक है सर। हाँ कोई इशू है बेटे मूडल का। वो पिछले सेमेस्टर की दे रहा है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर वाली, सेकंड की दे ही नहीं रहा। नहीं वो दूसरा है बेटे, वो ना मूडल सर, एक lms.edu.pk वेबसाइट ऑन ही नहीं एक हो रही सर। .net वाला है। हाँ .edu.pk वाली नहीं ऑन हो रही, वो .net वाला पिछले साल वाला है। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक वीसी ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं पिक कर लूं फिर हम क्लास को करते हैं। हाँ जी बेटे, किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन है तो बेटे आप लोग कर सकते हैं। सर सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा होता है? यानी ये सुना था कि सबसे ना, यानी पहले हम सीड की क्वालिटी को देखते हैं कि क्वालिटी हमारी सीड की अच्छी होनी चाहिए। सारी फसल के नसार सीड क्वालिटी पे ही होता है। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा बेटे मेरी बात सुनो, इस सारे प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है। मिसाल के तौर पर सीड आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोक्योर कर लिया, पॉइंट क्लियर है। अब जो सीड अच्छी वैरायटी का, यानी कि जो सीड हाई यील्डिंग है, जो आपको अच्छी औसत देगा, वो लाजमी वो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव होगा। फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव यानी मीनिंग ये कि अगर आप उसे खाद देंगे तभी वो आपको औसत देगा, खाद नहीं देंगे तो आपको औसत नहीं मिलनी। पॉइंट क्लियर है। हर प्रिंसिपल की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल वैरायटी भी आपने अच्छी लगा ली, समझ आ रही है। इसके बाद आपने फर्टिलाइजर भी प्रॉपर अप्लाई कर दिया। आप प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं करते, जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, आर्मी वर्म का अटैक आ जाता है, वो सारे पत्ते खा जाएगी। आर्मी वर्म का अगर आपकी क्रॉप पे अटैक आ गया, आर्मी वर्म पत्ते खाता है ना, पत्ते खा जाएगा। जब आपको फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो औसत कहाँ से आएगी। तो अपने अपने तई हर प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही सीड बहुत अच्छा है आपके पास, प्लांट प्रोटेक्शन भी आप कर लेंगे, फर्टिलाइजर भी मैनेज कर लेंगे, इरिगेशन भी मैनेज कर लेंगे, मगर आपने जमीन की तैयारी अच्छी नहीं की। जब जमीन की तैयारी अच्छी नहीं की तो उसका नुकसान क्या होगा कि सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा, आपकी प्लांट पॉपुलेशन ही मेंटेन नहीं होगी। मिसाल के तौर पे गंदम में 1 एकड़ में हम रिकमेंड करते हैं 10 लाख पौधा होता है, ठीक है, तो आपके पौधे 5 लाख हैं, कैसे आप अच्छी औसत ले सकते हैं। ठीक है, मक्की का हमने 1 एकड़ में 32,000 पौधा लगाना है, ठीक है, आपने प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन ही की, बड़े बड़े जमीन में प्लॉट हैं, वैसे बेड बना दी, आपके 15,000 पौधे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप 140 मन औसत ले सकते हैं, 130 मन औसत ले सकते हैं। तो कहने का मकसद है बेटे, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मगर हम जो है कि हर प्रिंसिपल अपनी अपनी जगह अहमियत का हामिल है।
जी सर, थैंक्स सर। हाँ जी बेटे, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है? सर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का हमें कैसे पता लगता है किस टाइम पे क्रॉप को फर्टिलाइजर की जरूरत है? बेटे क्रॉप के ऊपर फर्टिलाइजर कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होता है उसकी सिम्टम्स क्रॉप के ऊपर भी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कॉर्न की बात करें, कॉर्न के ऊपर अगर फास्फोरस की कॉर्न को डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो इसके पत्तों के ऊपर जामनी कलर की ना स्ट्रीक्स पड़ जाती हैं। समझ आ रही है? इसी तरह दूसरी क्रॉप के ऊपर भी नो डाउट जो फर्टिलाइजर की सिम्टम डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो मिलती जुलती हैं। मोलिब्डेनम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो डेफिशिएंट होता है तब भी जो हमारी क्रॉप है पीली पड़ जाती है। नाइट्रोजन डेफिशिएंट होता है तब भी पीली पड़ जाती है। और एक आपको मजे की बात बताऊं कि अगर जमीन में मोलिब्डेनम कम है ना, आप जितनी मर्जी नाइट्रोजन डाल लें, आपका पौधा उसे अपटेक ही नहीं कर सकता। समझ आ रही? कहने का मकसद है कुछ न्यूट्रिएंट इंटरलिंक्ड होते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हर क्रॉप की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, हर वैरायटी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है कि इसे इतने किलो फास्फोरस चाहिए, इतने किलो पोटेशियम चाहिए, इतने किलो इसको नाइट्रोजन चाहिए, और इतने किलो जिंक चाहिए, इतने किलो बोरान चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो हम क्या करें, अगर हम पहले जमीन का टेस्ट करवा लें, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जमीन में कौन सा न्यूट्रिएंट कितना कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। तो उस हिसाब से हम अपने क्रॉप की रिक्वायरमेंट को और अपनी जमीन की सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए हम फर्टिलाइजर स्केजुलिंग ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, प्लांट भी यानी कि बताता है कि मेरे अंदर इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो उसको फिर हम उसी अकॉर्डिंगली वैसे भी मैनेज कर सकते हैं। यानी कि हर क्रॉप के आपको फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देता है कि गंदम लगानी है, इसके लिए बेसल डोज डीएपी कितनी डालनी है, या नाइट्रोफास अगर यूज कर रहे हैं तो वो कितनी डालनी है। तो इस तरह। हाँ जी बेटे, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हम जब फर्टिलाइजर हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो सर वो जिस फसल के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं वहाँ सर वो अपना असर नहीं दिखाती। जब हम नेक्स्ट फसल सर लेते हैं तो सर वो वहाँ जाकर असर करती है। क्या कह रहे हो? हाँ, आप बैठ लो, दरवाजा बंद कर लो। अच्छा बेटे, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि हम बाजू का फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो वो उस क्रॉप को इफेक्ट नहीं करता, मगर वो जो दूसरी क्रॉप होती है, आने वाली क्रॉप होती है, उसको असर दिखाता है। हम असल में मसला हमारा ये, हम फर्टिलाइजर के लिए 4R स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है? 4R स्ट्रेटेजी क्या है? राइट प्रोडक्ट। हम पहले तो वो प्रोडक्ट देखेंगे, हमारी जमीन अगर बेसिक सॉइल है तो उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा है, एसिडिक सॉइल है उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा है। राइट प्रोडक्ट, ठीक है, राइट टाइम, उसे किस टाइम अप्लाई करना है, राइट प्लेस और राइट डोज। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आपको छोटी सी एग्जांपल, जब डीएपी या फास्फेटिक जितने भी खाते हैं, फास्फोरस ही खाते हैं, हम लोग पहले पानी पे अप्लाई करेंगे। कुछ किसान तो फसल सिट्टा निकाल रही होती है, नाइट्रोफास दे रहे होते हैं, फास्फेटिक फर्टिलाइजर दे रहे होते हैं। तो फास्फोरस एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसे हम जमीन पे डालते हैं तो वो फौरन पौधा फिक्स कर लेता है और पौधा फास्फोरस को एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन लेता है। समझ आ रही है? तो जब हम लेट डालेंगे उस क्रॉप पे तो कोई असर नहीं आना। नो डाउट जब आप नाइट्रोफास डाल रहे हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन जा रहा है, या डीएपी डाल रहे हैं नाइट्रोजन जा रहा है, पौधे का रंग चेंज होगा, पौधा गहरा सब्ज होगा। फार्मर ये देखता है कि यार पौधे का रंग सब्ज हो गया तो ये तो जी हमारी खाद ने असर कर दिया। हालांकि वो फास्फोरस के लिए आप डाल रहे थे, फास्फोरस तो जमीन के ऊपर पड़ी रही, वहां फिक्स हो गई। तो जब आप नई फसल, अगली फसल लगाते हैं तो वो पौधा यानी कि वो पौधा फिर उस जो फिक्स फास्फोरस होती है उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट उठा लेता है। इसी तरह जो आलू के काश्तकार होते हैं, क्योंकि आलू की फसल को बहुत ज्यादा खादें डलती हैं, तो वो फिर आलू के बाद अगर भारिया मक्की लगाते हैं तो फिर वो खादें कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट को क्वेश्चन है? सर हम सोइंग से पहले सॉइल को टेस्ट करा सकते हैं? हाँ जी, सोइंग से पहले ही हम सॉइल को टेस्ट कराना है, बाद में नहीं कराना। सोइंग से पहले हमने सॉइल को टेस्ट कराना है जब हम आखिरी हल चला लें। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, डिफरेंट डेप्थ से, यानी कि पहला यानी 3 इंच से, फिर 6 इंच से, फिर इस तरह 12 इंच से, 3 डिफरेंट डेप्थ से हमने सैंपल लेने हैं। उन सारे सैंपल्स को मिक्स करना है, फिर एक सैंपल को हमने लैब में यानी कि
सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब में सबमिट करवा देना है। वो 1-2 रुपए सैंपल की फीस होती है, तो वो टेस्ट कर देते हैं कि आपकी ज़मीन में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिकदार में है, कौन सा कम है। बजाय ये कि फॉर एग्जांपल आपकी ज़मीन में अगर पोटाश ज़्यादा है, पोटाश ज़रूर डालनी है, पोटाश की जगह वो आप पैसे आपके सेव हो जाएंगे। वही आप दूसरा न्यूट्रिएंट अपनी प्रॉपर अमाउंट में डाल दें। अक्सर ये होता है कि हमारी ज़मीन में फास्फोरस बिल्कुल पहले नहीं होती, समझ आ रही है, और हम क्या करते हैं सिर्फ यूरिया यूज़ किए जाते हैं, तो वो जो फास्फोरस थोड़ी बहुत पड़ी होती है, क्योंकि अनबैलेंस हो जाता है, सिर्फ नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं, फास्फोरस ऐड नहीं कर रहे, तो वो जो फास्फोरस थोड़ा बहुत पड़ा होता है ज़मीन में, पौधा वो भी अपटेक नहीं कर सकता। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा ही इम्बैलेंस या नॉन जुडिशियस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कर रहे हैं। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके सर। अब देखो बेटे, आपकी यानी कि राशिद, इसकी स्क्रीनशॉट तो आप भी रखना आज की क्लास की, क्योंकि आज आई थिंक मूडल काम नहीं कर रहा, समझ आ रही? तो आज देखें बेटे, आपकी 61 की क्लास और 41 है बेटे, काइंडली क्लासेस दिया करें। आप क्लासेस पढ़ेंगे तो सिर्फ आपका बेनिफिट है। हमने तो क्लास पढ़ानी है, हमने तो रोजी हलाल करनी है अपनी। तो अगर आप क्लासेस नहीं पढ़ेंगे तो डिग्री का क्या फायदा अगर आपको कुछ आता ही नहीं? वो डिग्री तो फिर एक कागज का टुकड़ा ही हो जाएगी ना आपके लिए। जब तक आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स, आपकी टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव नहीं होती, समझ आ रही है? आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, अपने एक्सप्लोर करें, मजीद एक्सप्लोर करें, जितना चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? माजिद हाँ जी बेटे, किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सबको सब कुछ पता चल गया? अच्छा जी, आज वहीद है, तसीम फारूक है, सैयद अरीज बुखारी है क्लास में, सिद्रा राव, सावल, साद, रोशन, रिजवान, नजाकत, नवीद, मोहम्मद ताहिर, राशिद, नमान, मुनव्वर, मोहम्मद हसन, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद आसिफ, मिसबा जबीन, मलिक मुरसलीन, मलिका, मोहम्मद मोहसिन, इकरामुल हक, आसिम असलम, आसिफ, एम हुसैन, कशमाइल खान, हसन, हसनैन, हंसला, हमाद, हफ्सा, आयशा, अस्मा, अक्सा, अनस, अलीजा, अली असद, अहमद, अहमद हसन, मोहम्मद नवीद, ये लोग बेटे क्लास में आते हैं। हाँ जी, इनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं बेटे। सबको समझ आ गया? चलिए ठीक है, जूम रिकॉर्डिंग वगैरह मैं इस पर शेयर कर दूंगा, अगर LMS पे हो सके तो उधर भी कर दूंगा। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, खूब केयर करें। कोरोना आजकल काफ़ी ज़्यादा बेटे फैल रहा है, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।